भैया बहनों, आज हम कक्षा अष्टम का सामाजिक और राजनीतिक जीवन इसका सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 1 है भारतीय संविधान की। संविधान क्या होता है, संविधान के क्या नियम होते हैं और संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के बारे में हम इस पाठ में आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हमें संविधान को समझेंगे कि किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे समाज में अनेक समूह के बहुत से संस्थाएं होती है, स्कूल होते हैं, हमारी मित्र मंडली होती है, ये सभी अनेक समूह कार्य करते हैं। परंतु जैसे हमारे विद्यालय में भी अलग अलग तरीके के गणवेश होती है, परंतु जब हम एक समूह के रूप में देखते हैं तो विद्यालय का उदाहरण लेके हम देखते हैं तो विद्यालय में जैसे हमें एक वहाँ का निश्चित समय होता है, विद्यालय की गणवेश होती है, सब बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाता है, उनका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। लेकिन उसमें अगर कोई विद्यार्थी बीच में बोलता है या उसका नियमों का उल्लंघन करता है या अनुशासनात्मक कोई कार्यवाही करता है तो उसे वहाँ पर दंडित देने की प्रक्रिया भी होती है। भैया बहनों, उसी तरह इसमें एक विद्यार्थी के द्वारा बताया गया है कि वही एक विद्यार्थी इसमें फुटबॉल के नियम के द्वारा बताया गया। मैंने आपको विद्यालय का एक उदाहरण दिया, परंतु इसमें एक फुटबॉल के खिलाड़ी के फुटबॉल के नियम के बारे में बताया गया है कि फुटबॉल का भी एक नियम होता है, गोलकीपर के अलावा अगर कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी को बाँह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब है कि खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उसको खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। उसी तरह हॉकी या क्रिकेट भी एक ऐसा खेल होता है जिसमें खेल को दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल का मैंने आपको नियम बताया, उसी तरह दूसरे क्रिकेट का और बास्केटबॉल, इससे कई तरह के जो खेल होते हैं उनके भी अपने नियम और कानून होते हैं। इन नियमों के खेल को आगे परिभाषित करने के लिए मैंने अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने की हमें मदद मिलती है। भैया बहनों, ऐसे ही खेलों के अलावा ही हमारे समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं। जैसे हमारा परिवार होता है, समाज होता है, उस समाज का परिवार जैसे छोटा परिवार होता है, परिवार से समाज बनता है और समाज का कुछ स्वरूप होता है और समाजों से मिलकर फिर उसमें कहीं कहीं एक समुदाय होता है। समाज में कई अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ उनके लिए अलग नियम और कानून होते हैं, लेकिन उनको नियमों को पालना सबके लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं कि अब एक समाज में रह रही है उनको नियम को अलग अलग होते हैं, उनके नियम एक जैसे ही होते हैं और उनको पालन करना उनका ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आधुनिक देशों में भी अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, वहाँ नियमों और आम सहमतियों के अलावा ही उनको ये तय करना पड़ता था कि किस तरह के हमें ऐसे नियम मिलते हैं। हमारे संविधान में ही इसी को ही क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं, क्योंकि संविधान जिसमें हमें दस्तावेज मिलते हैं, कोई लिखित सामग्री मिलती है जिसका हमें पालन करना पड़ता है, उसे ही हमें संविधान कहा जाता है। तो इस पुस्तक में हम इस संविधान के बारे में आपको मैं उदाहरणों के द्वारा इसमें समझाने की भैया बहनों आपको कोशिश कर रही हूँ कि संचालन। भैया बहनों, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, क्लास में उसका अनुशासन में कोई कार्यवाही करता है तो उसको दंडित करते हैं। उसके दंडित करने के अलावा उस कक्षा को उसको संचालन करने के लिए उसके कुछ नियमों की रूपरेखा निश्चित करते हैं। इसको रूपरेखा निश्चित करने के लिए उनके पास में कुछ दस्तावेज होते हैं, उन्हीं कोई वो संविधान किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके नियम और आदर्शों के मूल्यों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया बहनों, संविधान कहा जाता है। किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें किसी भी देश को संविधान की मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संविधान को हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हमें पिछली क्लास में पढ़ा, 6 में पढ़ा, हमने 7th में पढ़ा संविधानों के बारे में, तो इसके बारे में हमें क्यों संविधान की हमें ज़रूरत पड़ती है। आज दुनिया के अधिकतर देशों ने अपना संविधान है, परंतु आमतौर पर सभी संविधानों लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है। भैया बहनों, संविधान किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके कुछ नियम और कायदे होते हैं, उनके आदर्शों पर चलना होता है, उनके मूल्यों का संचालित करना होता है। इसके लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है और संविधान निर्माण के लिए हमें 2 उद्देश्यों की पूर्ति करनी पड़ती है।
दो उद्देश्य कौन कौन से होते हैं भैया बहनों? एक तो बुनियादी पहचान हमें स्थापित करना पड़ती है। संविधान की जरूरत करने के लिए सबसे पहले बुनियादी स्थापित करना पड़ता है, बुनियादी शासन स्थापित करना, यानी अपनी पहचान किस प्रकार अपनी पहचान हम स्वयं किस प्रकार बना सकते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी देश में वहाँ पर समाज मूलभूत स्वरूप उस देश का समाज बनाने के लिए किसी भी देश हो उस समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा, उसकी सरकार कैसी होगी, कैसी बनेगी या कैसे कार्य करेगी। बच्चों इस प्रकार से इन सब के बात को ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जिसमें आदर्शों को मूलभूत आवश्यकताओं को संविधान में एक सूत्र में बांध करके किया जाता है। सबसे पहले नागरिक अपने आदर्शों और सपनों को एक साथ रख सकते हैं। भैया बहनों, आपने इसमें इस बात ध्यान देने की है कि वो एक देश में अलग अलग जैसा कि अपने एक देश में एक जैसे व्यक्ति नहीं रहते हैं, एक देश में अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। हो सकता है कि उनमें किसी बात के लिए कुछ बहस हो जाए, तो इसके लिए हमें संविधान का सहारा लेना पड़ता है, लिखित कानून का सहारा हमें लेना पड़ता है। इसलिए संविधान का ये कार्य होता है कि सभी नागरिकों के ऐसे आदर्शों को स्थापित करे कि वह अपने समुदायों को एक सूत्र में बना करके रख सके। इसी को हम संविधान कह सकते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, परंतु आमतौर पर लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य देशों के पास अपने संविधान तो होते हैं, लेकिन वह सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, ये नहीं है। क्योंकि संविधान दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला तो वो दस्तावेज जो अपने आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। यानी कि संविधान ही यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। और देश के भीतर आमतौर पर कई प्रकार के समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, इनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मुद्दे वो एक दूसरे से सहमत हों, सभी एक दूसरे से सहमति हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वही सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। भैया बहनों, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वो केवल यह तय कर सकते हैं कि सरकार किस प्रकार की होगी, किस तरह की होगी, बल्कि उनके आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं कि जिससे हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो शासन पद्धति विश्व के अंतर्गत दो प्रकार की शासन पद्धति प्रचलित होती है। कौन कौन सी होती है भैया बहनों? एक तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति, एक दूसरी राजतांत्रिक शासन पद्धति। जैसे इसमें आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए व्यक्ति जनसंघर्ष कर रहे हैं। इन बातों का ये मतलब नहीं है कि समझने के लिए आइए हम दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर इसमें गैर करेंगे। कौन कौन सी शासन पद्धतियाँ इसमें होती है। पहला है इसमें लोकतांत्रिक शासन पद्धति। बच्चों, इसमें आपने पढ़ा होगा कि पहले लोकतांत्रिक शासन पद्धति पर जनता द्वारा ही शासन, जनता के लिए। इसमें एक परिभाषा पहले आपने 6th-7th क्लास में पढ़ी होगी कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। एक अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन होता है, यानी इसमें जनता के द्वारा ही जनता सरकार चुनती है, वही शासन का निर्माण करती है। दूसरी होती है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति। इसमें बच्चों आपने पढ़ा होगा कि पहले राजाओं का शासन हुआ करता था। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए उसके पहले हमारे यहाँ पर किसका शासन था? राजाओं का। तो राजा ही पहले राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, तो इससे पहले राजाओं का ही यहाँ पर शासन संचालित था, राजा के द्वारा ही शासन किया जाता था। तो उसका निर्धारण करना भी किसका काम होता था? संविधान का ही कार्य होता था। तो भैया बहनों, इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार की शासन पद्धतियाँ चलती थी, लोकतांत्रिक शासन पद्धति और राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, जिससे हमारे देश की रक्षा की जा सके। कौन सी शासन प्रणाली थी हमारे यहाँ पर प्रचलित होती थी? राजाओं के समय तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर प्रचलित है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जैसे कि नेपाल के बारे में मैंने आपको बताया कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए लोग संघर्ष करते हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी।
ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2000 तक यानी 12 साल तक कायम रही, लेकिन अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों के माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 से वहाँ पर माओवादी जो से एक संगठन होता है, उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते पर आम लोगों यानी लोकतंत्र में अमन चैन बहाल होने लगा, यानी उनकी सुख दुख की सुविधा को बहाल होने लगी। उनको उम्मीद दिखाई दे रही थी कि लोकतंत्र के लिए ये चल रहा है, लेकिन ये जन आंदोलन 2006 तक आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। आंदोलनकारियों ने राजाओं से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2000 में राजतंत्र खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। भैया बहनों, लोकतंत्र राजतंत्र को ख़त्म करके नेपाल में कौन सा शासन बन गया? 2008 में लोकतंत्र का शासन बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य जो आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाई, मैंने आपको भी बताए थे। इन बातों का ये मतलब है कि समझने के लिए दो बिल्कुल परिस्थितियाँ अलग अलग परिस्थितियों पर ध्यान देंगे अपने समझने के लिए। दोनों घटनाएँ भारत की उत्तरी सीमा पर, ये नेपाल कहाँ है? भारत के उत्तर की दिशा की ओर है स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटनाएं ये समाचार पत्रों से के माध्यम से ऊपर दी गई है। आपको जो खबर बताएगी उसमें बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दिए और सवाल ये उठाए कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसमें नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण ये था कि कुछ समय पहले तक नेपाल में एक राजतंत्र था, लेकिन वहाँ का राजा का शासन 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर वहाँ राजा का शासन था नेपाल में, लेकिन 1990 पर बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास ही रहेगी। नेपाल के लोग कई तरह लोकतंत्र के लिए स्थापना के लिए जन आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्होंने राजा की सत्ता को ख़त्म कर दिया और उन्हें एक अच्छी कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर जाना चाहते थे, इसलिए वो राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे और उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। इसलिए पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लोग चाहते थे और जिसके लिए वो लड़ते रहे थे। जिस तरह हमने भैया बहनों अब आपको समझ में आ गया हो कि जिस तरह मैंने आपको फुटबॉल के खेल का नियम बताए उसी तरह बदलते, जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते हैं, खेल बदल जाता है, उसी प्रकार नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही चलने के कारण हमारे सारे नियम बदलने होंगे ताकि हम एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण था कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया, जो कि आपको चित्र के माध्यम से ऊपर बताया गया है। लोकतंत्र के लिए नेपाल के लिए संघर्ष करते हुए लोग जो आपको इसमें बताए गए हैं। दूसरा, संविधान का मुख्य उद्देश्य होता था देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर किसके हाथ में रहे? राजा और मंत्री परिषद के हाथ में ही रहेगी। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति राज्य व्यवस्था चुनी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो भैया बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित होती है और राजतंत्र में किस प्रकार की शासन पद्धति प्रचलित होती है और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद हम इसका अगला जो अध्याय है इसी भारतीय संविधान का पार्ट 2 अगले उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।